चलिए, तो पिछले क्लास में हमने एंथैल्पी पढ़ा था और उसके आधार पर हमने एंथैल्पी में परिवर्तन डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी की व्युत्पत्ति किए थे। और साथ ही साथ में जब इसको आगे बढ़ाए थे तो डेल एच इक्वल टू क्यू पी हमने लिया था। अब इसी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा और अगर हम लोग देखें तो जैसे आप सभी लोगों को मैंने बताया था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से आपको बताया गया था डेल ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और यहां पर W जो बताया था आप लोगों को कार्य है, ये दाब आयतन कार्य ये। तो दाब आयतन कार्य W का जो मान होता है वो P डेल V के बराबर में होता है। तो यहां पे रख दिया जाए तो इस प्रकार से डेल E इक्वल टू हो गया Q माइनस P डेल V। अब अगर यहां पे मैं आयतन को स्थिर मान लेता हूं, तो अगर आयतन स्थिर होगा तो आयतन में परिवर्तन डेल वी का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि आयतन को हमने स्थिर मान लिया है। आयतन में न तो वृद्धि हो रही है न कमी हो रही है, अर्थात आयतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेल वी का मान जीरो होने के कारण में पूरा क्या हुआ, पी डेल वी का मान जीरो हो गया, और पूरा पी डेल वी का मान जीरो हुआ तो क्या हो गया, इससे डेल ई इक्वल टू हो गया क्यू। तो जैसे यहां पर बताया था ये डेल एच इक्वल टू हमने पहले क्यू किया था, अब चूंकि इसमें दाब स्थिर है इसलिए जानकारी के लिए हमने क्यू पी किया। उसी प्रकार से यहां पर डेल ई इक्वल टू क्यू आया, लेकिन कब आया, जब हमने आयतन को स्थिर माना। तो आयतन स्थिर है इसलिए जानकारी करने के लिए हमने इसको कर दिया क्यू वी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्थिर आयतन पर किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। स्थिर आयतन पर किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। तो एक बार हमने डेल एच का मान निकाला और एक बार हमने डेल ई का मान निकाला। इस मान को यहां रख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है ना। डेल ई की जगह में हम लोग लिख देंगे क्यूपी क्यूवी, और डेल एच की जगह में लिखेंगे हम लोग क्या, क्यूपी। तो ये समीकरण नंबर 1 में मैं मान रख रहा हूं। चलिए देखिए, समीकरण 1 से तो ये डेल एच की जगह में हो गया ये क्यूपी, और डेल ई की जगह में हो गया ये क्यूवी, प्लस हो गया पी डेल वी। अब इसको थोड़ा और आगे लेके जाएं तो देखिए, ये ले लेता हूं इसको समीकरण नंबर 2। तो यदि निकाय गैसीय हो तो गैसीय निकाय के लिए आदर्श गैस समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी से, चलिए देखें दोनों पक्ष में डेल मैं ले लेता हूं, तो डेल पीवी इक्वल टू डेल एनआरटी। तो यहां पर डेल जो है एक बार पी के साथ लेंगे, एक बार वी के साथ लेंगे, पी डेल वी प्लस वी डेल पी। यहां हमने अवकलन का उपयोग किया, अवकलन नियम है उसका उपयोग किया हुआ है। डी बाई डी एक्स यू वी इक्वल टू यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। पहला इंटू दूसरे पद का अवकलन होता है, और प्लस दूसरा इंटू पहले पद का अवकलन। तो ये फॉर्मूला का हमने उपयोग किया हुआ है यहाँ पर, पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन। तो यहाँ पे अवकलन के नियम का हमने उपयोग किया हुआ है मैथ्स के। तो हम यहां पर करेंगे तो ये डेल एन इंटू आर टी होगा, क्योंकि आर सार्वत्रिक गैस नियतांक की नियत राशि है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, और ताप है उसको हम लोग नियत ले लेते हैं।
यहां आर सार्वत्रिक गैस नियतांक है तथा ताप T नियत है। तो ये दोनों नियत राशियां हो गया, इसलिए दोनों में डेल नहीं आएगा, केवल n में आएगा। और चूंकि एंथैल्पी की गणना में आपको बताया गया था ताप और दाब दोनों नियत रहता है, तो चूंकि दाब भी नियत रहता है, अतः अभी बताया गया था डेल पी v बताया था, वैसे ही डेल पी इक्वल टू 0 हो जाएगा। चूंकि दाब नियत है तो दाब में परिवर्तन 0 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जब डेल पी का मान 0 होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि v डेल पी का मान भी 0 हो जाएगा। इस मान को यहां रखें तो पी डेल वी ये 0 हो गया, इक्वल टू हो गया डेल एन आर टी। तो इस प्रकार से पी डेल वी का मान निकल गया, डेल एन आर टी निकल गया। इस मान को समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। जहां ये पी डेल वी दिख रहा है उसके जगह में हम लोग मान भर देंगे क्या, डेल एन आर टी मान भर देंगे। तो इस हिसाब से समीकरण 2 से QP इक्वल टू हो जाएगा QV प्लस डेल एन आर टी, ठीक, या रिप्लेस करेंगे तो QP माइनस QV इक्वल टू डेल एन आर टी। तो ये एंथैल्पी में परिवर्तन है। इस एंथैल्पी में परिवर्तन के आधार पर हमने यहां पर क्या किया, QV और QP के पद में उसको व्यक्त कर दिए। स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा के आधार पर जो दाबायतन कार्य होता है, उस दाबायतन कार्य के आधार पर इसका हमने क्या किया, गैसीय निकाय के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन की हमने गणना किया। तो ये था, ये जितने हमने पढ़ा ये सब के सब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम था और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का कुछ अनुप्रयोग थे। अब यहां पर हम देखते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जो है, सबसे पहले तो हमको यह समझ में आना चाहिए कि जब हमारे पास ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है तो द्वितीय नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसका आवश्यकता पड़ने का कारण, आवश्यकता इसलिए पड़ा कि ऊष्मागतिकी जो प्रथम नियम है उसमें ऊष्मा संचरण की दिशा का ज्ञान नहीं होता है। ऊष्मा संचरण की दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता है कि निकाय की ऊष्मा परिवेश में जा रही है कि परिवेश की ऊष्मा उस निकाय में आ रही है, इस बात का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। कब किसी निकाय से ऊष्मा परिवेश में जाएगी और कब परिवेश की ऊष्मा निकाय में आएगी, यानी ऊष्मा संचरण की दिशा का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। और दूसरा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में ये पता ही नहीं चल पाता कि किसी निकाय को कितनी ऊष्मा देने पर वो बाह्य कार्य करेगी। एक निकाय को ऊष्मा देने पर वो क्या क्या उपयोग करता है बस यही समझ में आता है, लेकिन दूसरा उपयोग उसमें बताया गया था कि ऊष्मा का दूसरा उपयोग वो बाह्य कार्य करने में लगाती है। तो कितना ऊष्मा देने से बाह्य कार्य करेगी उस बात का कोई उल्लेख नहीं था। तो इन दोनों बाह्य कार्य करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, तो इन दोनों की जो कमी थी उन कमियों को दूर करने के लिए हमें ऊष्मागतिकी के एक दूसरे नियम की आवश्यकता पड़ी। तो ये ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है उसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया हुआ है। तो ये ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को हम 4 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पहला, जो ऊष्मा जो होता है वो स्वतः उच्च ताप वाले क्षेत्र से निम्न ताप वाले क्षेत्र की ओर संचरित होता है। ऊष्मा स्वतः जो है अधिक ताप वाले क्षेत्र से कम ताप वाले क्षेत्र की ओर संचरित होती जाती है।
अगर इसको विपरीत दिशा में संचरित करवाना हो, अर्थात निम्न ताप वाले क्षेत्र से उच्च ताप वाले क्षेत्र में लाना हो, तो उसके लिए हमको बाह्य कार्य करने की आवश्यकता होती है। बिना कार्य किए कभी भी ऊष्मा को निम्न ताप वाली वस्तु से या क्षेत्र से अधिक ताप वाली वस्तु में या क्षेत्र में नहीं लाया जा सकता। दूसरा, जितने भी अनुत्क्रमणी, जितने भी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होते हैं, खुद ब खुद घटित होने वाली प्रक्रम, सभी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम जो होते हैं वो अनुत्क्रमणी होते हैं, एक ही दिशा में संचरित होने वाले होते हैं। जो खुद ब खुद घटित होने वाली घटनाएं होती है वो सब के सब अनुत्क्रमणी होते हैं। वो वापस एक बार जो हो गया घटना घटित हो जाती वो वापस नहीं आ पाती है, इसलिए वो सब के सब प्रक्रिया अनुत्क्रमणी होते हैं। तीसरा, जो उत्क्रमणी प्रक्रम होता है जिसमें वापस जो उत्पाद होता है वो फिर से कार्य, है ना, क्या होता है, अभिकारक में बदल जाती है, अभिकारक से उत्पाद बनता है, फिर उत्पाद से फिर से अभिकारक में आ जाते हैं, तो ऐसे उत्क्रमणी प्रक्रम होता है। इस उत्क्रमणी प्रक्रम की एंथैल्पी नियत होता है, न तो घटती है न तो बढ़ती है। लेकिन जो अनुत्क्रमणी होते हैं, अनुत्क्रमणी प्रक्रम होते हैं, उस अनुत्क्रमणी प्रक्रम की एंथैल्पी जो होता है ना, सॉरी ये एंथैल्पी बोल दिया मैंने, यहां पे एंट्रोपी बोलना था मुझे, एंट्रोपी बोलना था। उत्क्रमणी प्रक्रम की जो एंट्रोपी होता है वो एंट्रोपी बिल्कुल नियत रहता है, लेकिन जो अनुत्क्रमणी प्रक्रम होता है उसकी एंट्रोपी जो होता है उस एंट्रोपी में लगातार वृद्धि होते रहता है, लगातार बढ़ते जाती है उसकी एंट्रोपी। और चौथा और आखिरी, चक्रीय प्रक्रम में कार्य करने वाला, जो चक्रीय प्रक्रम होता है उस चक्रीय प्रक्रम में कार्य करने वाले ऐसे किसी मशीन का निर्माण नहीं किया जा सकता जिसकी दक्षता 100% हो, 100% हो। ऐसे किसी मशीन का निर्माण नहीं किया जा सकता जिसकी दक्षता 100% होती है। जैसे 11th के फिजिक्स में आपने कार्नो इंजन पढ़ा था, लेकिन वो काल्पनिक इंजन हुआ, वो बनाने में व्यवहार में संभव नहीं था। कार्नो इंजन की दक्षता 100% माना गया था, लेकिन व्यवहार में वो संभव ही नहीं हो पाया, उस प्रकार का कोई मशीन जो है वो बन ही नहीं पाया। तो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करने वाले ऐसे किसी मशीन का निर्माण नहीं किया जा सकता है जिसकी दक्षता जो है 100% होती है, जो संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर सके। दक्षता 100% हो मतलब संपूर्ण ऊष्मा, जितनी मात्रा में हम ऊष्मा दे, संपूर्ण ऊष्मा को केवल बाह्य कार्य करने में वो लगा दे, ऐसा किसी मशीन का निर्माण कर पाना बिल्कुल असंभव होता है। तो यहां पर एक नया चीज आया, एंट्रोपी। तो ये एंट्रोपी क्या होता है उसके बारे में फिर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।